सो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है एक और चैप्टर वन शॉट सीरीज का क्लास 10th में। तो आज हम करने वाले हैं द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, असली वाले नंबर्स। चलो देखते हैं असली वाले कौन कौन से नंबर्स होते हैं, असली नकली जो भी है, ठीक है। रियल नंबर चैप्टर है, रियल नंबर्स होते क्या है ये सब क्लियर करेंगे। इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं। इरेशनल नंबर वाला कंटेंट आता है, प्रूफ आता है उससे रिलेटेड, और हमारा HCF LCM उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स, और ऐसे कुछ 3-4 सवाल हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से आने ही आने हैं। तो सारे जितने भी तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में सब आपको कवर करने को मिलेंगे, मतलब सब आपके कवर हो जाएंगे। तो शुरू से एंड तक देखना कंपलसरी है, क्योंकि मतलब अगर देख लोगे ना फिर क्लियर है, पहला चैप्टर कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह से कंटेंट बनाया है, बिल्कुल हर एक वो क्वेश्चन उठाया है जो तुम्हारा बोर्ड में आने की पूरी पूरी चांसेस है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रियल नंबर्स। तो सबसे पहले रियल नंबर्स होते क्या है। अगर मैं बात करूं रियल नंबर्स की, भाई रियल नंबर्स में तुम्हारे दो नंबर्स आते हैं। अगर मैं कैटेगराइज करें, रेशनल नंबर्स एंड अदर इज इर्रेशनल नंबर। रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, भाई होते क्या है, ये रेशनल नंबर पढ़ते आ रहे हो तुम। रेशनल नंबर आर द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q। जिन नंबर्स को हम P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 4। भाई 4 कैसे मैम, P बाय Q, P तो है, Q कहाँ है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1। लेकिन अगर मैं बात करूं 7/0 की, तो ये मेरा रेशनल नंबर नहीं होगा, ये मेरा रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इरेशनल। अभी देखो इसमें भी हम कैटेगराइज नहीं भाई, इतनी अंग्रेजी नहीं बोली जाएगी, थोड़ा हिंदी में बोलना पड़ेगा। चलो इसमें भी हम देख लेते हैं रियल नंबर्स में क्या क्या है। तुम्हारे जितने भी होल नंबर्स है, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है, इंटीजर्स, इंटीजर्स में ही आ जाते हैं वैसे सब, यानी कि जितने भी प्लस और माइनस के नंबर्स हैं, जो भी 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स हैं, और जो भी तुम्हारा होल नंबर्स है जिसमें 0 इंक्लूडेड होता है। और तुम्हारा और कौन से नंबर बचे, नेचुरल, होल, और जितने भी इवन और ये सब नंबर, ये तो खैर इसी में आगे तुम्हारे नेचुरल में, ये जितने भी नंबर्स होते हैं तुम्हारे किस में आते हैं, रेशनल नंबर्स में। अगर मैं बात करूं इरेशनल नंबर, ऐसे नंबर जो P बाय Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको यानी कि P बाय Q के फॉर्म में हम उसको नहीं लिख सकते। अब वो कौन से नंबर है, इरेशनल नंबर में आते हैं तुम्हारे ऐसे नंबर जो इरेशन बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, आगे हम पढ़ने वाले, लेकिन बेसिक सा यहाँ पे फंडा लेके चल लो। नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो तुम्हारे वो डिवाइड हो प्रॉपर तरीके से और ना ही वो रिपीट करें, जैसे कि 4.2123461258 सोन अप टू पता नहीं कहां तक है, √3 पाई होती, पाई की वैल्यू भी कुछ इस तरह से है। पाई की वैल्यू, अगर हम पाई की दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है 22/7 जो हम एज्यूम करके चलते हैं, और एक होती है 3.1415 समथिंग, पता नहीं कितना है। तो अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं 22/7 तो मेरा रेशनल है, 22/7 तो क्या है, रेशनल, यहां से क्लैरिफाई हो जाएगा। लेकिन जो ये है पाई की जो रियल 3 वैल्यू, आज तक इसका मतलब कुछ पाई एक ऐसा नंबर है जो बहुत ही मिस्टीरियस नंबर है, मतलब मिस्टीरियस इन द सेंस इसकी वैल्यू आज तक नहीं फाइंड आउट हुई है। मतलब मैथमेटिशियन ने बहुत कितने मिलियंस एंड बिलियंस तक इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करी, लेकिन उसका दी एंड अभी तक नहीं हुआ है। तो पाई की वैल्यू मतलब कितने ट्रिलियंस तक आगे है, तो इसका कोई वो नहीं है। तो अगर इसकी बात करूं, ये ना तो सेम चीज रिपीट हो रही है, रिपीट यानी कि अगर मैं ये भी रिपीट होता 141414, ये रेशनल है, लेकिन ये मतलब रिपीटिंग नहीं है, सेम चीज रिपीट नहीं हो रही, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो चीजें क्लियर हुई। इरेशनल नंबर में तुम क्या क्या कह दोगे, √3, और तुम्हारा ये हो गया जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये सारे नंबर तुम्हारे किस में आते हैं, इरेशनल नंबर। इज दैट क्लियर, समझ में आई। ये तुम्हारे रेशनल नंबर्स और ये रेशनल, और इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, रियल नंबर्स। जितने भी तुम्हारे नंबर्स है सब कंक्लूड हो गए इसमें। नेक्स्ट कुछ मतलब पढ़ते आ रहे हो बचपन से, लेकिन इनको कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं भाई, इवन नंबर
बचपन से क्या पढ़ते हो मैम, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आए, ठीक है, बिल्कुल सही है, यानी कि जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है, 2 से डिविजिबल हो, बात खत्म। यानी कि अगर हम एंड डिजिट भी देखें तो एंड डिजिट तुम्हारी क्या होनी चाहिए, 0 2 4 6 8, ये तो बहुत बेसिक है। ऑड नंबर वही जो 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, मेन चीज है इसमें तुम्हें ये देखना है, प्राइम, को प्राइम और कंपोजिट, ये 3 चीजें जो तुम्हें पता होनी चाहिए इस चैप्टर में बेसिकली। सबसे पहले प्राइम नंबर, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, प्राइम नंबर की। भाई प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। भाई इससे पहले फैक्टर और मल्टीपल देख लो, क्या देख लो, 2 चीज होती है, वैसे मैं आगे बताती, लेकिन अभी देख लो, फैक्टर और दूसरी चीज होती है मल्टीपल। सपोज करो तुम्हारा 12 है, क्या है क्वेश्चन है 12, मैं पूछू 12 के क्या फैक्टर्स हैं और 12 के क्या मल्टीपल्स हैं, जो वो नंबर जो किसी नंबर को काट दे, किसी नंबर को डिवाइड कर दे, किसी नंबर को काट दे, वो क्या होते हैं उसके फैक्टर्स। 12 किस किस के टेबल में आता है, समझो 12 किसके टेबल में आता है और 12 के टेबल में क्या चीज आती है, कंसेप्ट समझना। 12 किसके टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है, इस तरह समझो, यानी कि 12 को कौन डिवाइड कर सकता है, और 12 के टेबल में क्या आता है, समझे मतलब। अब 12 किस किस के टेबल में आता है, 12 2 से डिविजिबल है, 12 1 से डिविजिबल है, 12 3 के टेबल में आता है, 4 के में आता है, 6 के में आता है, इट्स 12 के में आता है। तो ये सब क्या है, फैक्टर्स ऑफ 12, इनको क्या बोलेंगे, फैक्टर्स, क्या बोलेंगे इनको, फैक्टर्स। अब मैंने बात करी 12 के मल्टीपल, यानी कि 12 में किसी चीज के मल्टीप्लाई करने पे जो आता है, 12 के टेबल में जो चीज आ रही है, 12 में किसी की मल्टीप्लाई कर दो, 12 2 जा 24, दैट मीन्स 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 12, 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 12। मल्टीपल क्या होता है, जो किसी नंबर से 12 में किसी मतलब कुछ किसी का भी मल्टीपल पूछा है, उसमें कुछ ही मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी आंसर आएगा वो उसका मल्टीपल होगा, यानी कि वो उससे मल्टीप्लाई करके आया है। तो 12 का मल्टीपल 24 भी है, 12 का मल्टीपल 36 भी है, 12 का मल्टीपल 48 भी है, और 12 का मल्टीपल अगर 9 टाइम्स करूं तो 108 भी है। इज दैट क्लियर कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है, कि वो नंबर्स जो किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो उसके फैक्टर्स हैं, और वो नंबर जो उस नंबर में, वो नंबर जो किसी नंबर में मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं, वो उसके मल्टीपल्स हैं। समझ रहे हो, मल्टीपल्स नंबर से बड़े होते हैं और फैक्टर्स नंबर से छोटे उसके इक्वल होते हैं, ये याद रखना। ये 12 भी इसका खुद का मल्टीपल भी है। चलो पीछे चलते हैं एक बार। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, यानी कि ऐसे 2 नंबर हो जो उसको डिवाइड कर रहे हो। सपोज करो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, कितने फैक्टर्स हो, 2 फैक्टर्स हो। अब वो 2 फैक्टर्स क्या है, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ, एक तो वो 1 हो और वो नंबर खुद हो। 2 फैक्टर्स कौन कौन से, 1 और नंबर इटसेल्फ। सपोज करो मैं बात करूं 2 की, क्या 2 एक प्राइम नंबर है, जी हाँ है, क्योंकि 2 के फैक्टर्स एक तो 1 के टेबल में आता है और खुद 2 के टेबल में आता है, तो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ, दैट मींस 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर। एक चीज याद रखना यहाँ पे, आगे बताती हूँ। अगर मैं बात करूँ 4 की, 4 को 1 भी डिवाइड करता है, 4 को 2 भी डिवाइड करता है, 4 को 4 भी डिवाइड करता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा हो गया 4, तो 4 कैसा नंबर है, कंपोजिट, 4 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर, यानी कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 प्लस फैक्टर्स हो, उसको क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तुम्हारा 12 कंपोजिट है, तुम्हारे बात करूं 15 भी कंपोजिट है, 9 भी कंपोजिट है, लेकिन 2 3 5 7 11 ये सब तुम्हारे क्या है, प्राइम, ये सब क्या है, प्राइम। प्राइम में याद रखना कि अच्छा ये कोप्राइम में चला गया, कंपोजिट में याद रखना भाई, कंपोजिट में है। मेन चीज ये कोप्राइम भी है, बहुत अच्छा टॉपिक है, कोप्राइम से रिलेटेड तुम्हारा जो इरेशनल नंबर है ना उसमें यूज होगा, इरेशनल के प्रूफ में कोप्राइम, तो अभी हम देखेंगे कोप्राइम। ये चीज समझ में आई कि प्राइम नंबर्स वो नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, कंपोजिट वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, 1 भी हो, खुद भी हो और उनसे एक्स्ट्रा भी हो। ठीक है, अब देख लेते हैं कोप्राइम। भाई कोप्राइम क्या होता है,
कोप्राइम नंबर्स बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे क्या समझते हैं कोप्राइम मतलब कोई प्राइम नंबर होगा, है ना। कोप्राइम का मतलब क्या होता है, यही समझते हैं कि मैम कोप्राइम है तो प्राइम नंबर प्राइम आ रहा है वर्ड में, दैट मीन्स कुछ ना कुछ प्राइम नंबर ही होगा। नहीं, कोप्राइम नंबर्स कोई भी दो प्राइम नंबर, कोई भी तो कंपोजिट नंबर, एक प्राइम एक कंपोजिट, एक कंपोजिट एक प्राइम, कुछ भी, कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 हो, ये चीज याद रखना। एनी नंबर्स, एनी टू नंबर्स, कोई भी दो, मैटर करता है कि कुछ भी हो, दो कंपोजिट हो, दो प्राइम हो, एक प्राइम एक कंपोजिट, कुछ भी हो, लेकिन एनी टू नंबर्स हैविंग HCF इज इक्वल टू 1, हैविंग HCF इज इक्वल टू 1। मैम ठीक है, HCF का मतलब क्या है आगे पढ़ेंगे, लेकिन समझ लेते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसे दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही क्या हो 1, वो 1 से ही डिवाइड हो रहे हो। किससे डिवाइड हो रहे हो, सिर्फ 1 से। अगर मैं बात करूं 5 की और 12 की, 5 की और 12 की, ये कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है, और 12 कैसा नंबर है, एक कंपोजिट। तो ये चीज बहम दिमाग से निकाल देना कि कोप्राइम में दोनों प्राइम होंगे, कोप्राइम में दोनों प्राइम नंबर होंगे, ये जरूरी नहीं है। तो 5 और 12 है, अगर मैं 5 का फैक्टराइजेशन करूं, मतलब 5 किस किस से डिविजिबल है, 1 से और 5 से। 12 किस किस के डिविजिबल है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, HCF क्या है इन दोनों का 1। ऐसे दो नंबर जो सिर्फ 1 से ही कटे आपस में, और कोई भी ऐसा दूसरा नंबर ना हो जो उन दोनों को काट सके। अगर मैं बात करती हूँ 4 की और 2 की, 4 की 2 की, क्या ये दोनों कोप्राइम है। मैम 4 1 से भी कटता है, 2 से भी, 4 से भी, 2 1 से भी, 2 से भी। अब एक बात बताओ, कॉमन फैक्टर कितने हैं, 2, 1 2, लेकिन बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2, यानी कि इसका HCF कितना है, HCF 1 नहीं है, HCF क्या है 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसका 2। तो ये आ गई इसमें गड़बड़ी, समझे। याद रखना ऐसे दो नंबर चाहे प्राइम हो चाहे कंपोजिट हो, जिनका HCF क्या होना चाहिए 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1, दोज नंबर्स आर नोन एज कोप्राइम। चलो नेक्स्ट वी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक मिनट रुकना, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब होती क्या है, थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इजी शब्दों में बिल्कुल तुम्हें बताती हूँ कि एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मैंने तुम्हें बताया क्या होता है कि जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, कैन बी रिटन और फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड देयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक। समझो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी तुम्हारा कंपोजिट नंबर है, कोई भी तुम्हारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, उसको अपना सजा लो, कोई भी कंपोजिट नंबर है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब ये क्या होता है आगे हम पढ़ने वाले हैं, वैसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, और ये जो प्रोडक्ट होता है प्राइम नंबर का, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन। समझाती हूँ, अभी एग्जांपल से प्रॉपर समझ आ जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट है प्राइम का, ये यूनिक होता है, क्या होता है, ये यूनिक होता है। लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, वी हैव कोई भी कंपोजिट उठाओ, मैम 14 कंपोजिट नंबर है, 1 से भी जाता है, 2 से भी, 7 से भी, और 14 इटसेल्फ से भी। अब इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, इसको फैक्टराइज करो, ये 14 है, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, ठीक है, और 1 1 जा, मतलब इस तरह से देखो, यानी कि ये 1 तो छोड़ दो, 1 तो छोड़ दो, इसको फैक्टराइज करके 1 आ गया, क्योंकि हम किसकी बात करें, प्राइम नंबर। हाँ एक चीज याद रखना, पीछे मैंने नहीं बताया कि 1 कहाँ थे हम, यहाँ थे, ये रहा। यहाँ चीज याद रखना, आपको पता भी होगी कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना तो प्राइम होता है ना ही तुम्हारा कंपोजिट नंबर होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। आगे, हाँ भाई 14 है, 14 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, यानी कि ये दोनों नंबर क्या है, प्राइम है। किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई यानी कि प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम दिखा सकते हैं।
और वो जो प्रोडक्ट होगा वो हर नंबर के लिए यूनिक होगा। 2 इंटू 7 सिर्फ 14 के लिए होता है। 2 इंटू 7 सिर्फ 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन है और किसी नंबर का नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे हैं। ये चीज समझ रहे हो कि कोई भी कंपोजिट नंबर है वो सिर्फ क्या होगा, हाँ, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में शो कर सकते हैं, और वो जो प्रोडक्ट होगा वो हर नंबर के लिए यूनिक होगा, वो किसी और नंबर के लिए सेम नहीं हो सकता। सपोज दैट वी हैव 28, ठीक है। अब 28 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 जो 4 इंटू 7, 2 जो 4 7 जो 28, ये तीनों नंबर कैसे हैं, प्राइम। तो इसके लिए भी ये क्या है, यूनिक। यानी कि प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या आ सकता है तुम्हारा कंपोजिट नंबर। थ्योरम कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट भी है, चलो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आ जाते हैं पेपर में। एक्सप्लेन करो कि व्हाई दिस आर कंपोजिट नंबर। ये तुम्हें ऐसे दो नंबर्स दे रखे हैं, ये कंपोजिट क्यों है। कंपोजिट समझ लो, उससे ही कंफर्म हो जाएगा। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं मैम, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर क्या आ जाए, या तो उनका फैक्टर्स क्या हो जाए, 2 से ज्यादा हो जाए। क्या हो जाए, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाए। भाई देखो, कंपोजिट नंबर में 1 तो फैक्टर होगा ही होगा, वो नंबर भी खुद फैक्टर होगा नंबर सेल्फ, और इसके अलावा भी कोई फैक्टर हो जाएगा। अगर ये फैक्टर हो गए तो दैट मीन्स वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर का जस्ट अपोजिट है। प्राइम नंबर में 1 और 1 नंबर होता है, इसमें एक और अगर नंबर ऐड हो जाए उस नंबर के अलावा और 1 के अलावा, दैट मीन्स वो क्या है, कंपोजिट नंबर। ठीक है भाई, देख लेते हैं। चलो सबसे पहले लेते हैं ये 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अगर मैं इस नंबर को लूं, अब इसमें देखो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है प्लस के बाद, यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी क्या है 13, तो 13 क्या कर लूं, कॉमन ले लिया, हो जाएगा कॉमन। यहाँ पे क्या बचा, 7 इंटू 11 प्लस का प्लस, यहाँ से 13 बाहर लिया, क्या बचा, 1 बचा, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, 13 1 जा 13, तो 1 यहाँ पे बचा, 13 बाहर आके। अब 13 7 11 जा 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78, 13 इंटू 78, यानी कि इस नंबर को, इस नंबर के 2 फैक्टर्स आ गए। कौन कौन से, 13 इंटू 78, और 1 तो फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, इसके कितने फैक्टर्स हो गए, द नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, द नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए ना इस नंबर के, that means it is a composite, that means it is a composite number। आई बात समझ में भाई, इसके भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम्हारा ये नंबर आ रहा है, और 1 भी कहीं ना कहीं होगा, तो 1 भी एक फैक्टर है। सपोज करो वो नंबर कुछ और है, 13 से भी कट रहा है, 78 से भी कट रहा है, तो भाई नंबर कहाँ, प्राइम कहाँ बचा, ये तो कंपोजिट हुआ ना, 2 एक्स्ट्रा नंबर से कट रहा है तो कंपोजिट नंबर है, फैक्टर्स ज्यादा हो गए। सिमिलरली इसमें मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, इधर 5 है तो 5 कॉमन ले लूं, यहाँ बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस में 1 बचेगा, तो 5 7 6 42, 42 2 जा 40 जा 12 2 जा 24 प्लस 1, यहाँ पे भी तुम्हारे 2 फैक्टर्स आएंगे, 42 की 24 में मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 जा 8 4 4 जा 16 2 2 जा 4 2 4 जा 8 8 9 1008 और 1008 एक 9, यानी कि 5 गुना 1009, तो कितने आ गए, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, दैट मीन्स ये नंबर क्या है तुम्हारा, कंपोजिट नंबर। ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर। आई बात समझ में। नेक्स्ट, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन कह रहा है चेक करो कि 6 टू द पावर n जो है वो किससे एंड कर रही है, 0 से एंड कर रहा है। किससे एंड कर रहा है, 0 से एंड कर रहा है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब एक बात बताओ, चेक करना है कोई नंबर 0 से कब एंड करेगा, दिमाग लगाओ थोड़ा, एक बार इसका बेसिक देख लेते हैं। इसका अगर बेसिक देखें, कोई नंबर है वो 0 से कब एंड करेगा, जब उसकी मल्टीप्लाई, उसके फैक्टर्स होंगे 2,5, उसके फैक्टर्स क्या होंगे 2,5। जब 2,5 किसी नंबर के फैक्टर्स होंगे तभी वो किससे एंड करेगा, 0 से। सपोज करो तुम्हारा क्या है 50 है, क्या है 50 है, 50 के एंड में क्या आ रहा है 0, 50 के एंड में क्या आ रहा है 0, दैट मीन्स 50 में कहीं ना कहीं 2 और 5 दोनों उसके फैक्टर हैं। इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइजेशन देख लो कैसे होता है, सिंपल। 50 है, ये तो तुमने पढ़ा होगा, 2 25 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है।
तो ये हो गए इसके फैक्टर्स 2 इंटू 5 इंटू 5। तो इसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 हैं, एक 2 और एक 5 होना जरूरी है, तभी हम बोल सकते हैं कि उस नंबर के एंड में क्या आएगा, 0। क्या आएगा उस नंबर के एंड में, 0। दैट मीन्स 50 कुछ भी हो, किसी फॉर्म में तुम्हारा 50 दे रखा हो, यानी कि ये नंबर में पीछे 0 आ सकती है। तो सिमिलरली जो हमारा ये नंबर है, हमारा नंबर क्या है 6 टू द पावर n, क्या है 6 टू द पावर n। अगर इसको फैक्टराइज करूं, किसी भी n तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, n कोई भी नेचुरल नंबर है, n तुम्हारा 1 हो सकता है, n तुम्हारा 2 है, n तुम्हारा 3 है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 6 टू द पावर n को कैसे लिख सकती हूँ, इसको फैक्टराइज करूंगी 2 3 जा 6, ऐसे लिख सकते हैं 2 3 जा 6। अब n इज इक्वल टू 1 के लिए अगर मैं देखूं, n इज इक्वल टू 1 के लिए देखूं तो 2 इंटू 3 की पावर 1 आएगा, यानी कि 2 इंटू 3। फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है 2 और 3, कहीं 5 आया, नहीं आया। n इज इक्वल टू 2 के लिए देखूं, 2 इंटू 3 की पावर 2, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये 2 तो फैक्टर है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। सिमिलरली तुम n की पावर 3 देख लो, इसमें भी तुम्हारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। 2 तो आ रहा है, अरे 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 2 तो आ रहा है, कुछ तो हो रहा है यार, आज कुछ तो हो रहा है, कोई बात नहीं। 2 तो आ रहा है लेकिन 5 तुम्हारा कहीं भी नहीं आ रहा। आई बात समझ में, यानी कि कोई नंबर 0 से एंड होगा तो उसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होना जरूरी है, एक एक ही आ जाए बहुत है, 2 और 5 होने जरूरी है। बट अब इसमें तुम क्या लिखोगे, 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद 0, कैन नॉट एंड विद 0 बिकॉज 6 to the power n has only one factor, that is 2, but not 5, but not 5। इस तरह से लिख दो, जो भी लैंग्वेज है मैंने लिख दिया है कि 6 to the power n का सिर्फ एक ही मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको थोड़ा अलग, इसको थोड़ा अलग, थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो गई। दैट 6 to the power n does not contain both 2 and 5 in its factorization, in its factorization। बस 2 और 5 दोनों में से एक नहीं आ रहा, डू नॉट कंटेन बोथ, दोनों नहीं आ रहे, मतलब डू नॉट कंटेन 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, मतलब दोनों नहीं है, उनमें से एक है एक नहीं है। तो अगर कोई नंबर 0 से एंड कर रहा है उसके लिए पीछे क्या होना, मतलब 2 और 5 दोनों ऐसा फैक्टर होने चाहिए। क्वेश्चन दे देता है तुम्हारा 4 टू द पावर n बताओ, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर n। इसमें भी तुम्हारा नहीं आएगा, ये भी तुम्हारा 0 से एंड नहीं होगा क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 2 ही है सिर्फ। कर लो, 5 आएगा ही नहीं, कितनी बार कर लो, n की वैल्यू कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख लो। नेक्स्ट, HCF और LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखेंगे। उससे पहले हम सीख लेते हैं HCF और LCM होते क्या है। चलो इधर ही देखो, फैक्टर्स और मल्टीपल बताए थे मैंने तुम्हें। फैक्टर जो किसी नंबर को डिवाइड करते, मल्टीपल जो किसी में मल्टीप्लाई करके आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं HCF की, किसकी, HCF दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मतलब समझना, नाम से मतलब समझ जाएगा। हाईएस्ट यानी कि जो सबसे बड़ा हो, कॉमन जो दोनों में आ रहा हो, और फैक्टर। अब फैक्टर कैसे, अब देखो सपोज करो 12 है और 18 है, 12 और 18 है, इन दोनों का HCF निकालना है। 12 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 6 12, और 6 को क्या लिख सकती हूँ 2 3 6। तुम इस तरह से निकाल लेना जो भी है तुम्हारा, ठीक है। 6 की फैक्टर्स, 12 की फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। ये एक नॉर्मल तरीका बता रहे हूँ, चलो नॉर्मल से बताते हैं, समझना। 12 किस किस के टेबल से कट जाएगा, 1 से 12 1 से टेबल में कट जाएगा। 12 के फैक्टर्स बता रही नॉर्मली, 2 से कट जाएगा, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। इतना क्लियर है। अब 18 तुम्हारा किस किस से कट जाएगा, 1 से, 2 से और 3 से, 9 से और 18 से। अब इसमें देखो हाईएस्ट फैक्टर क्या है, ऐसा नंबर जो 12 को भी काट दे और 18 को भी काट दे, सबसे बड़ा। सबसे पहले तो 1 तो है ही है भाई,
1 तो ऐसा नंबर है जो 12 को भी काट सकता है और 18 को भी, लेकिन हाईएस्ट नंबर क्या है जो दोनों को काट दे? 6 भी होना चाहिए ना, 6 3 18। हाँ, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को काट दे। भाई मेरे को दिख रहा है 6, क्या है 6, देखो हाईएस्ट भी है और दोनों में कॉमन भी है और दोनों का फैक्टर भी है। आई बात समझ में? 6 हाईएस्ट भी है, कॉमन भी है और दोनों का क्या है? फैक्टर भी है। तो ये बना इसका HCF। इन दोनों का HCF क्या होगा? 6। ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को काट दे। अब तुम ऐसे नॉर्मली बताओ, अगर मैं बोलूं 25 और 15, 25 15, मैम 5 ही ऐसा नंबर है सबसे बड़ा जो दोनों को काट सकता है। इसको क्या क्या कर सकता है? इसको 1 और 5 डिवाइड कर सकते हैं, इसको 5 3 और 1। तो 5 ही ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों काट दे। दैट मीन्स ये दोनों, इन दोनों का क्या हो गया? HCF। इन दोनों का क्या हो गया? HCF। और HCF हमेशा छोटा आता है, इतना याद रखना। HCF हमेशा क्या आता है? छोटा आता है नंबर से। ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम की। अब किसकी बात करते हैं? एलसीएम की। अगर मैं बात करूं एलसीएम, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो अब मतलब समझना, लीस्ट यानी कि सबसे छोटा, कॉमन यानी कि जो दोनों में आ रहा हो, और मल्टीपल यानी कि जो दोनों के मल्टीपल्स हो। अब 12 और 18 की बात कर, ठीक है। अब समझना क्या कहना चाह रही हूँ। सबसे छोटा मल्टीपल, पहले मल्टीपल्स निकालो 12 के। मल्टीपल्स यानी कि 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48। अब इतना लिखते हैं, ठीक है। 18 के मल्टीपल्स, 18 1 18, 18 2 36, 18 3 तुम्हारा 50, कितना होता है भाई? 57 54, मुझे नहीं आता, ठीक है। अब इसमें देखो मल्टीपल्स तुमने लिख लिए दोनों के। मल्टीपल होने चाहिए, कॉमन होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। देखो ये मल्टीपल है, कॉमन नहीं है, ये दोनों कॉमन नहीं है। 36 और 36 कॉमन है, और सबसे पहला सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल है जो कॉमन है। उसमें सबसे बड़ा देखते हैं फैक्टर, इसमें सबसे छोटा मल्टीपल देखते हैं। तो सबसे छोटा मल्टीपल क्या है तुम्हारा? 36 है। दैट मीन्स इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 36। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 36। ये तो था बेसिक मेथड, बिल्कुल। मतलब एचसीएफ और एलसीएम का मतलब क्या है? मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो सबसे बड़ा हो और कॉमन हो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो लेकिन सबसे छोटा हो, सबसे फर्स्ट में आने वाला, ठीक है, वो एलसीएम। अब बात करते हैं मेन चीज, प्राइम फैक्टराइजेशन। मेन चीज क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो डेफिनेशन कहती है, अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट। अगर मैं बोलूं 36 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाओ, तो 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 36 क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। दैट मीन्स 2 कितने? 2 बार, तो 2 की पावर 2। 3 कितना है? 2 बार, तो 3 की पावर 2। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, किसी भी नंबर का। अब हम चलते हैं अपने एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। सबसे पहला है एचसीएफ कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। सबसे पहले देखेंगे कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है। जो सबसे छोटी वाली पावर होगी उसको हम पुट कर लेंगे, बस इतना करना है। समझाऊंगी, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। एलसीएम क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। जितने भी प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व है उसमें जो तुम्हारी ग्रेटेस्ट पावर वाला नंबर होगा उसको उठा लेंगे। सपोज 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 दैट, ये चीज आई। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, किसकी? दोनों, इधर एलसीएम इधर एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एलसीएम कोई दो नंबर है, क्वेश्चन ले लिया मैंने, दो नंबर ले लेते हैं, 12 और 36 ले लेते हैं, ठीक है। 12 और 36 दो नंबर है, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो पहले 12 का। भाई मैं बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ, आगे तो मैं ऐसे नहीं करना। देखो 12 क्या होता है? 2 6 जा 12, 6 को क्या लिख सकते? 2 3 जा 6, यानी कि 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 की कितनी पावर है? 2 इंटू 3, ठीक है, 3 की पावर 1 होगी। अब 36 को क्या लिख सकते हैं? 12 3 जा 36, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये 12 था इंटू 3, 12 3 जा 36, तुम सॉल्व कर लेना। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2,
अगर मैं बात करूं HCF की, किसकी बात करूं मैं, समझना, अलग से दूसरा पेन चेंज कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं HCF की, HCF में क्या बोला था कि मैम मतलब हम वो लेंगे जिनकी पावर क्या होगी, कम होगी, वो प्राइम कॉमन भी होंगे और पावर कम होंगी। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, यानी कि दोनों को हम लेंगे, कॉमन है, और वो भी लीस्ट पावर। 3 की पावर लीस्ट कितनी है, 1, यानी कि, और 2 की पावर लीस्ट 2 ही है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3, यानी कि 2 2 जा 4 और 3 4 3 जा 12। समझो, जो चीज कॉमन है हम उसको लेंगे सबसे पहली बात, यानी कि मुझे 2 भी उठाना है, मुझे 3 भी उठाना है, लेकिन वो उठाएंगे जिसकी पावर क्या होगी, सबसे कम होगी, जिसकी पावर क्या होगी, सबसे कम होगी। देखो यहाँ भी 2 की पावर 2 है, यहाँ भी 2 की पावर 2 है, तो कोई मतलब ही नहीं बैठता, कोई सा भी ले लो। लेकिन यहाँ 3 की पावर 1 है या 3 की पावर 2 है, तो कम वाली पावर वाला उठाएंगे हम, 3 की पावर 1 लेंगे, दैट मीन्स 3 लेंगे, उनकी मल्टीप्लाई करके 12। लेकिन ये तो रहा कॉमन। एक चीज इसका HCF भी देख लो, इसका क्या देख लो, HCF LCM। अब इसका LCM देखो, LCM में बोला था कि ग्रेटेस्ट पावर वाला लेंगे, किसको लेंगे, ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, चाहे वो कॉमन हो चाहे ना हो, वो सब इंक्लूड होंगे, ऑल इंक्लूडेड, ठीक है। इसमें तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसका नॉर्मली ले लो, 12 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू, देखो LCM में क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर, 2 की पावर 2 हाईएस्ट ही है, लेकिन LCM में हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 9 जा 36। इस क्वेश्चन में थोड़ा तुम्हें क्लियरिटी नहीं आई होगी, एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, उससे क्लियरिटी आ जाएगी। सपोज करो तुम्हारे पास 2 नंबर है, क्वेश्चंस होंगे वैसे, क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन देखते हैं, मिनट रुको। क्वेश्चन है इस तरह से, उसके बाद ये क्वेश्चन सपोज करो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। एक मैं करती हूँ, बाकी तुम करना। हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करके, ठीक है। सबसे पहला है 12 15 और 21। सबसे पहला क्या है, 12 15 21, इसको प्राइम फैक्टराइज कर लो। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 6 या 12, 2 6 या 12, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 या 6, यानी कि हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3। करना कैसे, इस तरह से करना, सिर्फ 2 6 या 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। उसके बाद 15 है, 15 को क्या लिखेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, यानी कि 3 इंटू 5, 3 की पावर भी 1 है, 5 की पावर भी क्या है, 1। 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, और कुछ नहीं लिख सकते, तो 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, बिल्कुल बेसिक से करा दिया, 3 की पावर भी 1, 7 की पावर भी 1। अगर मैं इसकी बात करूं एलसीएम की, एचसीएफ की पहले बात करते हैं, क्या बात करते हैं, एचसीएफ। मैम एचसीएफ में आपने बताया था कि पहली बात तो दोनों चीज कॉमन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉमन, और लीस्ट पावर लेंगे, जो सबसे कम पावर होंगी, कॉमन होना जरूरी है। अब एक बात बताओ, क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है सब में, नहीं है, तो 2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 2 कॉमन ही नहीं है। 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, नहीं है। देखो इसमें क्या क्या कॉमन नहीं है तुम्हारा, ना 2 कॉमन है, ना 5 कॉमन है, ना 7 कॉमन है, तो इनको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, इनको भूल जाओ। किसके केस में, इनको भूल जाओ, किसके केस में, एचसीएफ के, एचसीएफ में कॉमन होना जरूरी है। उसके बाद देखेंगे लीस्ट पावर, 3 की लीस्ट पावर, 3 में सब एक ही पावर, तो एक बार लेंगे, यानी कि इसका एचसीएफ क्या आ गया, 3। एचसीएफ क्या आ गया, 3। अब हम बात कर लेते हैं एलसीएम की, किसकी, एलसीएम। अब एलसीएम में मैंने क्या बोला था, नो मैटर कॉमन है या नहीं, नो मैटर कॉमन है या नहीं, और हाईएस्ट पावर लेंगे। 2 कॉमन नहीं है, तो 2 की जितनी पावर है वो ले ली। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। 5 को भी इंक्लूड करेंगे, 7 को भी इंक्लूड करेंगे, 2 2 जा 4, 5 4 जा 20, 3 7 जा 21, 21 इंटू 20, ये आएगा 420, ये आएगा 420। आई बात समझ में। एलसीएम में चाहे कॉमन हो चाहे ना हो, हाईएस्ट पावर वाली इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, बात खत्म, दैट्स ऑल। एचसीएफ में कॉमन होना जरूरी है, पहला केस, और जो लीस्ट पावर होगी उसको इंक्लूड करेंगे, बात खत्म। आई बात समझ में। इनका सॉल्व करके दिखाओ, दोनों का क्या होगा, आंसर कमेंट डाउन करो जल्दी फटाफट, बिल्कुल जितने जल्दी हो सके।
हुआ? चलो आंसर करो इसका जल्दी जल्दी, हो जाना चाहिए, बात समझ आ गई होगी। पहले क्वेश्चन से पहले हम कुछ देखने वाले थे, आई बात प्राइम। चलो इजी क्वेश्चन देख के चलते। सबसे पहला है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में इसको क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। 140 है, 140 को पहले फैक्टराइज करो, 2 7 जा 40, 235 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब इसको क्या करना है? फैक्टराइज, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में। 140 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, दैट मीन्स 2 की पावर 2, 5 इंटू 7, बात खत्म। ये रहा आंसर, बस ये करना है। बहुत सिंपल सी चीज बता दी है। 5005 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब किसी से जाएगा ये? आई डोंट थिंक सो, इसका तो यही आएगा 5 इंटू 1011। 1011 होता है किसी का? आई डोंट थिंक सो। मतलब मेन मोटिव है, चीजें समझ आनी चाहिए, ध्यान से समझो, धीरे धीरे समझो, आराम से समझो। क्लास ये मत सोचो कि भाई मैं 1 घंटे आधे घंटे की क्लास लेके खत्म करूं, नहीं, जितना भी कंटेंट है ना सब क्लियर करो। वन शॉट का मतलब ये नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, मतलब बेसिक बेसिक चीजों में तुम कंफ्यूज हो जाते हो, ऊपर ऊपर से फॉर्मूला करके गए ये आएगा, लेकिन बेसिक चीज ऐसी हो जाती है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज तुम भूल जाते हो पकड़ना कि भाई उस पर बेस तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा आगे क्या करें। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी चीजें आगे भी काम आएंगी, इसलिए पूरा देखो वीडियो को अच्छी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर है, उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर भाई क्या होता है मैम? जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ हो नंबर, तो कितने होंगे टोटल? 2 3, बात खत्म। क्या था इसमें? नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम। समझो, रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम, एचसीएफ का एलसीएम से रेशियो बताना है। अब पूछा क्या है? ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर, दो नंबर दे रखे हैं, लीस्ट कंपोजिट और लीस्ट प्राइम, सबसे छोटा कंपोजिट और सबसे छोटा प्राइम। तो मुझे दोनों जल्दी जल्दी आंसर बताओ कि सबसे छोटा, अपने दिमाग में बिठाओ, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा? ऐसा सबसे छोटा नंबर जो कंपोजिट हो। देखो 1 ना तो कंपोजिट होता है ना प्राइम, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो तुम्हारा क्या है? कंपोजिट। आई बात समझ में? और सबसे छोटा प्राइम 2 ऐसा सबसे छोटा प्राइम है जो कि तुम्हारा क्या है? लीस्ट प्राइम नंबर है। इज दैट क्लियर? चलो अब इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम। भाई एचसीएफ क्या बताया था मैंने? एचसीएफ क्या बताया था? एचसीएफ बताया था कि इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू इसके, देखो नॉर्मल तरीके से बताती हूँ, इसके फैक्टर्स क्या है? 1 2 4, इसके फैक्टर्स क्या है? 1, कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट 2, तो एचसीएफ कितना आ गया? 2। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम तुम्हारा होता है मल्टीपल, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, तो वो क्या है? हाईएस्ट मल्टीपल 4। समझ आया नहीं आया? देखो मैं बताती हूँ, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 सिर्फ। मैंने बोला जो सबसे इसकी पावर 2 टू द पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है। एचसीएफ में क्या करते थे? जो लीस्ट कॉमन होना चाहिए लीस्ट पावर, यानी कि 2 एचसीएफ है। एलसीएम में क्या करते थे? जो हाईएस्ट पावर वाला, यानी कि 2 2 जा 4। तो आई बात समझ में? 2:4 क्या हो जाएगा? 1:2। आंसर इज 1:2। अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाली चीज थी बस। नेक्स्ट हमने कर लिया है। उसके बाद है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर, वेरीफाई द। देखो देखो देखो, इससे पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं। सुंदर सा पेन ले लिया जाए, पिंक अच्छा लगेगा, येलो विल बी इफेक्टिव। चलो, एक तुम्हारा फॉर्मूला होता है कि किस कोई भी दो नंबर्स है, अगर उनका हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम विल बी, थोड़ा दिख रहा है अच्छे से, बड़ा बड़ा लिखते हैं कि दो नंबर है उनका एचसीएफ इंटू एलसीएम, दोनों नंबर का किसके इक्वल होगा? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। दो नंबर है, दो नंबर के प्रोडक्ट के
इक्वल होगा किसी दो नंबर का HCF और LCM। कोई भी दो नंबर है उनका अगर HCF और LCM हमें पता है या निकाल सकते हैं, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके वो किसके इक्वल होगा, उन दो नंबर के मल्टीप्लाई के। दैट्स ऑल। क्वेश्चन समझते हो, उससे पता चलेगा। HCF और LCM निकालो और वेरीफाई करो कि HCF और LCM किसके इक्वल होगा, उन दोनों के प्रोडक्ट के, उन दोनों के प्रोडक्ट के। तो सबसे पहला नंबर है 26 और 91। सबसे पहला नंबर क्या है, 26 और 91। अब इनका HCF निकालते हैं। क्या निकाल, सबसे पहले इनका फैक्टराइजेशन करो। क्या करो, 26 को क्या लिख सकते हैं, 13 2 26, और तो कुछ होता नहीं है तो 2 इंटू 13। 91 क्या होता है, 13 6 होता है, 13 7 91 होता है, और 7 इंटू 13, इससे बड़ा इसका कुछ होगा ही नहीं। अगर इसकी बात करूं मैं HCF की, HCF में क्या होता था, कॉमन होना चाहिए और लीस्ट पावर। कॉमन 13 है और A की पावर, यानी कि HCF क्या आ गया 13। LCM में सबकी मल्टीप्लाई कर दो, चाहे वो कॉमन है चाहे नहीं है, लेकिन हाईएस्ट पावर 13 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो 2 इंटू 7 इंटू 13, यानी कि आएगा 2 7 जो 14 इंटू 13, 13 4 जो 52, 5 13 1 जो 7, 182। कितना है, 182। HCF 13 है, LCM कितना है, 182। अब वेरीफाई करो। अब क्या करते हैं हम, वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, कि HCF इंटू LCM शुड बी इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF आया 13, LCM आया 182। फर्स्ट नंबर क्या है 26 और सेकंड नंबर क्या है 91। सॉल्व करो, 13 2 26, 2 13 8 कितना होता है 104, 106, 13 1 13 26। ठीक है, उसके बाद 91 की मल्टीप्लाई करो 26 में, 9 6 54, 9 2 18, 18 और 5 कितने होते हैं, 18 5 कितने होते हैं भाई 23, यानी कि 2 6 3 2। कुछ गड़बड़ी हुई, 23, तो 2 3 6 6 इक्वल है, तो वेरीफाइड। क्या हो गया, वेरीफाइड, बात खत्म। ये वेरीफाई करना था। इज इट क्लियर। बाकी के दो ऑप्शन है वो खुद करना सॉल्व, ये वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेन चीज था कंसेप्ट क्लियर कराना। HCF LCM तुम्हें निकालना आ गया, मेन चीज वो थी, उसके बाद तो तुम कर ही लोगे। नेक्स्ट भी है, देखो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है इस फॉर्मूले पे। HCF ऑफ टू नंबर्स एंड द टू नंबर्स आर 39 एंड 91। दो नंबर का HCF दे रखा है 39 एंड 91। HCF कितना है 13, LCM हमें बताना है, देन LCM हमें क्या बताना है, LCM बताना है। अब एक बात बताओ, एक नंबर क्या है 39 और दूसरा नंबर क्या है 91। फॉर्मूला ये कहता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अब एक बात बताओ, तुम्हें अगर इस फॉर्मूले में कोई सी भी तीन चीज गिवन है, चौथी तुम फाइंड आउट कर सकते फॉर्मूला की हेल्प से। क्लियर ना, बस यही करना है, तुम्हें तीन चीज गिवन है, पहला नंबर भी दे रखा है, दूसरा नंबर भी HCF दे रखा है, LCM निकालना है। HCF कितना है 13, LCM मुझे फाइंड आउट करना है। पहला नंबर है 39, दूसरा नंबर है 91। 13 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, और 13 3 जा 39, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो LCM कितना आया हमारा 273। LCM कितना आया 273। इज दैट क्लियर, ओके मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। ठीक है, ओह नाइस क्वेश्चन। LCM ऑफ टू नंबर्स इज है बे, चाहिए इज। दो नंबर का LCM इज 9 टाइम्स देयर HCF। क्वेश्चन समझना, दो नंबर है, हमें नहीं पता क्या नंबर है, उनका जो LCM है वो उनके HCF के 9 गुना है। उनके HCF के क्या है 9 गुना। सम ऑफ LCM एंड HCF इज 500। क्वेश्चन बना लेते हैं। जो LCM है इज 9 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है गुना, मल्टीप्लाई। एक इक्वेशन यहां से आई कि जो तुम्हारा LCM है वो LCM किसके बराबर है 9 इंटू HCF के। किसके बराबर है 9 इंटू HCF के। नेक्स्ट इक्वेशन है कि LCM और HCF का सम, LCM प्लस HCF कितना दे रखा है तुम्हारा 500। LCM प्लस HCF कितना दे रखा है 500। फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स। क्या निकालना है, HCF निकालना। अब एक बात बताओ, LCM की वैल्यू क्या है यहाँ से 9 इंटू HCF, LCM की जगह में क्या रख दूं 9 इंटू HCF, बात खत्म। इतना सा करना था बस। 9 और एक ये भी HCF है, ये भी HCF है, तो जुड़ जाएंगे भाई, गधे गधे जुड़ जाते हैं, घोड़े घोड़े जुड़ जाते हैं। तो 9 HCF और 1 HCF कितना आ गया 10 HCF। इज इट क्लियर,
ये 10 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 50 टाइम्स, तो दैट HCF कितना आ गया तुम्हारा, HCF कितना आ गया 50। तुमसे एलसीएम पूछता, तुमसे क्या पूछता, एलसीएम, तो एलसीएम क्या कर देते, 9 इंटू 50 यानी कि 450, यानी कि 450। इज दैट क्लियर? बस यही बोला था। HCF एलसीएम जो है वो HCF के 9 गुना है, 9 टाइम्स है, तो हमने पहले इक्वेशन कर दी एलसीएम बराबर 9 इंटू HCF, और दोनों का सम 500 था, तो बस दोनों का सम 500 है, एलसीएम की वैल्यू रख दी हमने कितनी, 9 इंटू HCF। बस नेक्स्ट वी हैव वर्ड प्रॉब्लम, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए। इंपॉर्टेंट क्या, आती ही है बेटे, आ जाती हैं, ओके। मतलब थोड़ा समझने की जरूरत है। किस पे बेस्ड होती है वर्ड प्रॉब्लम्स, सिंपल HCF और एलसीएम पे बेस्ड होती है, HCF और एलसीएम पे। तुम्हें स्कूल में बताया गया होगा वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में, आई डोंट नो, कि जो ग्रेड टेस्ट है HCF निकालना है, मिनिमम पूछे तो एलसीएम। कंसेप्ट अलग होता है थोड़ा सा, ठीक है, वो चीज ठीक है, आंसर आ जाता है नो डाउट, लेकिन कंसेप्ट पकड़ो, ऐसे रट्टाफिकेशन मत करो। आगे बताते हैं, क्वेश्चन में बताएंगे तुम्हें। सबसे पहला, चलो इससे पहले ये बता देते हैं, अगर समझो कब HCF निकालना है 2 नंबर में, कब तुम्हें एलसीएम निकालना है, वो बता देते हैं। जब तुम प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि जो तुम्हारा आंसर है वो तुम्हारा छोटा आने वाला है, जो तुम्हारा गिवन नंबर है उससे छोटा आएगा, उससे छोटा आएगा। जैसे बताती हूँ, तुम्हारे पास हाँ 110 बच्चे हैं, लेकिन क्लास में नंबर ऑफ सीट्स तुम्हारी कितनी है, 50। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 50, और एक बेंच पे 2 बच्चे बैठ रहे हैं, समझ रहे हो? तो यानी कि तुम्हारा आंसर क्या है, 110 बच्चे हैं, लेकिन एक क्लास में आ जाएंगे, नहीं आएंगे, कम बच्चे आएंगे। कितने बच्चे आएंगे, कम बच्चे आएंगे, तो 2 क्लासेस में हम कर पाएंगे। इसका मतलब है तुम्हारा, मतलब ये बिल्कुल छोटा सा लॉजिक था, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है तुम्हारा, अगर तुम आंसर प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि 110 बच्चे एक क्लास में नहीं आएंगे, उससे कम बच्चे आएंगे उस क्लास में, दैट मीन्स तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, HCF। क्या फाइंड आउट करना है, HCF, ठीक है। तो ये चीज है, लेकिन अगर तुम्हारे ज्यादा तुम प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि इसका आंसर इससे ज्यादा आएगा, दैट मीन एलसीएम निकालना है। समझते, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ पाओगे तुम। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, हम सर्कुलर पाथ बना लेते हैं, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। आगे उसने बोला है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, स्पोर्ट्स फील्ड है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया भाई यहां से चलती है इधर की तरफ, सोनिया कितने मिनट ले रही है एक राउंड लगाने में, यहां से वापस आने में, यहां तक कितने ले रही है, 18 मिनट। कितने मिनट ले रही है, 18 मिनट। उसके बाद कह रहा है वाइल रवि टेक्स, रवि भी जा रहा है भाई फॉर द सेम, रवि कितने मिनट ले रहा है, 12 मिनट। ये ऐसा है कॉम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है क्वेश्चन, इस वजह से बताया है कि सोनिया 18 मिनट ले रही है, थोड़ा बहुत चेंजेस करके सेम क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया जाता है, और रवि तुम्हारा 12 मिनट ले रहा है। रवि कितने मिनट ले रहा है, 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों एक पॉइंट पे शुरुआत करते हैं, सेम टाइम पे जाते हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक गया उसके पीछे दूसरा, ठीक है। तो बताओ आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। अब एक बात बताओ मुझे तुम, क्या 12 मिनट मतलब 18 12 से कम में मिल सकते हैं? भाई सोनिया पूरा चक्कर 18 मिनट में लगा रही है ना, और रवि 12 मिनट में लगा रहा है। रवि पूरा कंप्लीट करके यहाँ पहुंच गया, जबकि सोनिया तुम्हारी पूरा कंप्लीट करा है उसने। आई बात समझ में, 6 मिनट का डिफरेंस तो यही हो गया। पर रवि ने 18 मिनट में यहाँ से शुरू करके यहाँ आ गया रवि, लेकिन सोनिया भी यहीं पहुंची है, सोनिया भी यहीं पहुंची है, तो भाई इससे कम तो आंसर हो ही नहीं सकता। 18 मतलब 18 बार से तो कम आंसर हो ही नहीं सकता है, समझ रहे तुम? भाई 18 के लिए वो मिनट ले रही है, वो 12 मिनट ले रहा है, तो वो कैसे मिल जाएंगे, वो तो आगे निकल जाएगा रवि। तो दैट मीन्स तुम्हारा आंसर इससे बड़ा आएगा, तो इनका क्या निकलेगा, एलसीएम। क्या निकलेगा, एलसीएम। आई बात समझ में, 18 मिनट्स, और दोनों मिनट्स में, तो आंसर भी किस में आएगा, मिनट्स में। 18 बार का एलसीएम, 18 को फैक्टराइज करो, 2 9 जे 18, 3 3 जे 9, 12 को 2 6 जे 12, 2 3 जे 6, यानी कि 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। एलसीएम क्या होता था, चाहे कॉमन हो या ना हो, हाईएस्ट पावर लेते थे, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 मिनट्स। यानी कि कितनी देर में वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे, 36 मिनट्स, 36 मिनट, 36 मिनट बाद। आई बात समझ में, ये था कंसेप्ट HCF एलसीएम निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं,
नेक्स्ट वी हैव इन अ सेमिनार, एक सेमिनार कंडक्ट हुआ है, बेटा पानी पीते रहो, एनर्जी आती है, ऑक्सीजन मिलती है, दिमाग खुलता है। एक सेमिनार में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में। एक सेमिनार है, उसमें बच्चे आए हैं, हिंदी मतलब कोई कंपटीशन होगा, हिंदी के 60 बच्चे हैं, अंग्रेजी के 84 हैं, 84, और तुम्हारे मैथ्स के 10। देख रहे हो, मैथ्स ऑन टॉप, मैथ्स को ज्यादा पसंद करते हैं बच्चे। 108 बच्चे क्या है, वैसे पता है बोलते हैं मैथ्स हार्ड है, अगर उसको तुम प्रैक्टिस करने लग जाओ ना, सबसे प्यारा सब्जेक्ट बन जाता है तुम्हारा मैथमेटिक्स। कोई रट्टाफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, बस सॉल्व करना है। यानी कि तुमसे पूछा गया, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर ईच रूम is to accommodate the same number of participants and all participants in the subject must be in the same room। देखो क्वेश्चन क्या है, कम से कम कितने रूम की जरूरत है, कि इस तरह कितने रूम की जरूरत है कि इस तरह से हम अपने पार्टिसिपेंट्स को बैठा रहे हैं कि सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स और सेम सब्जेक्ट के एक रूम में हो। मतलब सपोज करो एक रूम में हिंदी वाले ही बच्चे होने चाहिए और बराबर होने चाहिए। कितने होने चाहिए? बराबर, हर रूम में बराबर, हर रूम में 10-10 बच्चे हों, लेकिन जो 10 बच्चे हैं वो हिंदी हिंदी के होने चाहिए, इंग्लिश का नहीं आना चाहिए। समझ रहे बात? ये चीज है। तो इसमें करना क्या है तुम्हें, एक बात बताओ, सबसे पहले निकालते हैं कि एक रूम में कितने बच्चे आ सकते हैं। सबसे पहले तुम मिनिमम मैक्सिमम कितने बच्चे तुम एक रूम में रख सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट समझो, ज्यादा से ज्यादा मैं एक रूम में कितने बच्चे बैठा सकती हूँ उस अकॉर्डिंग तुम बता दोगे। ज्यादा से ज्यादा एक रूम में कितने बच्चे बैठा सकती हूँ उसके अकॉर्डिंग बता दो। मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा तुम एक रूम में 20 बच्चे बैठा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 20 बच्चे एक रूम में बैठा सकते हो। तो तुम्हारा अगर टोटल बच्चे तुम्हारे 200 हैं तो कितने रूम चाहिए? 200 बाई 20 यानी कि 10 रूम चाहिए। तो सबसे पहले भाई ये बताओ कि एक रूम में ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे बैठेंगे। और मुझे एक चीज और क्लियर करनी है कि उन्होंने बोला है कि सारे पार्टिसिपेंट्स एक ही सब्जेक्ट के होने चाहिए। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास 3 नंबर है, 60 है, 84 है, 108 है, क्या मैं इनसे ज्यादा बच्चे बैठा सकती हूँ? 108 से ज्यादा, 108 भी अगर 108 एक रूम में आ गए, समझना 108 एक रूम में आ गए, फिर दूसरे रूम में भी 108 ही होने चाहिए, दूसरे रूम में भी 108 ही होने चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि मैम हमें बच्चे दोनों सब्जेक्ट के मिक्स नहीं करने हैं। अगर मैं एक रूम में 108 बच्चे बैठा रही हूँ, समझ रहे तुम, HCF और LCM का केस है, तो एक रूम में 108 बच्चे बैठा रही हूँ, तो दूसरे रूम में तुम्हारा 108 बच्चे बैठेगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी का मिक्स हो जाएगा, जो कि हमें मिक्स नहीं करना है, जो कि हमें मिक्स नहीं करना है। दैट मीन्स तुम्हारा आंसर जो होगा इन नंबर से छोटा होगा, इन नंबर से तुम्हारा क्या होगा? छोटा। यानी कि हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो बैठा रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रूम, इन वन रूम, एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे बैठा सकते हैं वो डिपेंड करता है इनके HCF पे, इनके HCF पे। बस ये याद रखना कि कम बैठा सकते हैं, ज्यादा बैठा नहीं सकते। ये क्लियर हुई चीज? HCF क्या निकलेगा? HCF निकालने का बताओ, 60 को क्या लिख सकते हैं? 84 को धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन समझना है, चैप्टर दोबारा देखना ना पड़े इसके बारे में, एक भी कंफ्यूजन ना रह जाए कि इस चैप्टर में मुझे ये चीज भाई डाउट हो रही है। ये आज खत्म है, बस प्रैक्टिस लगाओ जितनी हो सकती है। उसके बाद 60 को क्या लिख सकते हैं भाई? 230 जा, 30 को 215 जा, 15 को 35 जा। इज दैट क्लियर? 84 को अगर हम करें 2 इंटू 20, भाई तुम सॉल्व कर लेना, 2 इंटू 42, तो 2 इंटू 21 और 3 इंटू 7। 108 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 54, 54 को लिख सकते हैं 2 इंटू 27, 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7, 3 9 जो 27, 3 3 जो 9, 3 जो 27, 27 जो 54, 52 जो, ठीक है। अब इनको देखो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। HCF क्या होता है मैम? पहली बात तो कॉमन होना चाहिए, पहली बात तो क्या होना चाहिए? कॉमन। HCF है क्या ये? कितने मैक्सिमम बच्चे एक रूम में आ सकते हैं? कि हम सबसे पहले तो कॉमन होना चाहिए। कॉमन क्या क्या है? बस 2 और 3 है, 5 और 7 कॉमन है ही नहीं। अब वो भी सबसे लीस्ट पावर, 2 की लीस्ट पावर क्या? 2 ही है, 3 की लीस्ट पावर 1 है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12,
यानी कि 12 बच्चे एक रूम में कम से कम, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 12 बच्चे ही एक रूम में बैठ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे तुम्हारे एक रूम में बैठ सकते हैं? 12। ज्यादा से ज्यादा 12 बच्चे तुम्हारे एक रूम में बैठ सकते हैं। अरे 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 अरे, दिक्कत हो गई। चलो, ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे बैठ सकते हैं तुम्हारे एक रूम में? 12। अब एक बात बताओ, सबसे पहले बच्चे थे 60। कितने बच्चे थे? 60। अगर मैं बात करूं हिंदी के, हिंदी वाले बच्चों के लिए कितने रूम चाहिए? मैम टोटल स्टूडेंट नंबर ऑफ रूम्स, कितने नंबर ऑफ रूम्स चाहिए, समझना, मुझे नंबर ऑफ रूम्स बताने कम से कम। मैम जितने बच्चे, 60 बच्चे हैं और एक कमरे में कितने आने चाहिए? 12। ऐसे तो निकालते थे नंबर ऑफ समथिंग, कि जितने टोटल बच्चे और एक रूम में कितने बैठ रहे हैं? 12। तो भाई 5 रूम चाहिए हिंदी वाले बच्चों के लिए। कितने रूम चाहिए? 5। अगर मैं बात करूं इंग्लिश वाले बच्चों की, तो टोटल 84 बच्चे हैं, तो रूम्स कितने हो जाएंगे? मैम 84 बच्चे, एक रूम में 12 आना चाहिए, तो 12 8 84, 8 रूम चाहिए इनके लिए। उसके बाद मैथ्स वाले, मैम मैथ्स वाले 108 बच्चे हैं और एक रूम में 12 आना चाहिए, तो रूम कितना निकलेगा? 108/12, यानी कि 12 9 84, 9 रूम्स इनके लिए चाहिए। आई बात समझ में? हमें क्या निकालना था? मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। तो मैम मिनिमम रूम्स जो जो हमें चाहिए इन बच्चों को बैठाने के लिए, तो इंग्लिश हिंदी वालों के लिए 5, इंग्लिश वालों के लिए 8, मैथ वालों के लिए 9, दैट मीन्स 17 और 5 21। कितने रूम्स चाहिए हमें? कम से कम 21 कमरे चाहिए। क्या चाहिए? 21 कमरे। ये था बेटा क्वेश्चन। दोबारा समझ लो कि सबसे पहले हम ये निकाल, हमें चाहिए था कितने कम से कम रूम, और एक रूम में सब में इक्वल नंबर ऑफ बच्चे बैठने चाहिए, 12 12 12 12, और एक रूम में एक ही सब्जेक्ट के बच्चे। तो मैम यार पॉसिबल, एलसीएम तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हम मैक्स 108 बच्चे तो बैठा ही नहीं सकते हैं, फिर बाकी के इक्वल तो नंबर होंगे नहीं, तो यानी कि एचसीएफ निकालो। पहले निकालो ज्यादा से ज्यादा एक रूम में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, दैट मीन्स हम तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। 12 स्टूडेंट्स, एक कमरे में 12 बच्चे बैठ सकते हैं, तो हिंदी वालों के लिए कितने रूम चाहिए? 5, इंग्लिश वालों के लिए 8 और मैथ्स वालों के लिए 9। उनका सम अप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर, ट्रैफिक लाइट है 3 रोड क्रॉसिंग्स में, एक जो तुम्हारी है वो 48 सेकंड के बाद चेंज हो रही है, एक 72, एक 108 सेकंड के बाद चेंज हो रही है। अगर दोनों, अगर तीनों एक साथ 8 बजे चेंज हुई हैं, उसके बाद बताओ कि नेक्स्ट टाइम वो एक साथ कब चेंज होंगी। अब देखना, एक बात बताओ, एक 42 सेकंड्स ले रही है, ठीक है, एक तुम्हारी कितनी ले रही? 48, सॉरी 48 सेकंड्स ले रही है। अरे 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 अरे, एक तुम्हारा 42 सेकंड्स ले रही है, एक तुम्हारा 72 सेकंड्स ले रही है, एक तुम्हारा 108 सेकंड्स ले रही है। आई बात समझ में? तो क्या ये पॉसिबल है कि समझाती हूँ, कि तीनों 42 सेकंड्स में ही दोबारा चेंज हो जाए? भाई 42 सेकंड्स तो यही ले रही है, 72 सेकंड ये ले रही है, 108 सेकंड ये ले रही है, तो इससे कम में तो चेंज होगा ही नहीं होगा मैम। भाई जब 42 सेकंड्स में हम कैसे चेंज करा देंगे, जब इसको तो पूरे 72 सेकंड लग रहे हैं पूरा कंप्लीट करने में, दोबारा स्विच करने में, चेंज करने में इसको 8 सेकंड लग रहे, तो कम में तो हो ही नहीं सकता मैम, इनसे ज्यादा आंसर होगा, दैट मीन्स एलसीएम, दैट मीन इनका क्या निकलेगा? एलसीएम ऑफ 42, 72 एंड 108 वो निकालना हमें आता है। 42 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 21 को 3 7 21, 72 को लिख सकते हैं 2 इंटू 36, 36 को लिख सकते हैं 2 3 इंटू 12, 3 4 12, 2 2 जो 4, 4 3 जो 12, अरे यार 2 36, 2 18, 2 9 जा 3 3 जा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको सेम रहेगा 2 की पावर 1 3 की पावर, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। उसके बाद है तुम्हारा 108, 108 का बताया था क्या था? 2 इंटू 54, 54 को पीछे देख लेते हैं यार एक बार, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। अब देखो एलसीएम, एलसीएम मैम कॉमन हो ना हो डजेंट मैटर,
कॉमन हो ना हो डजेंट मैटर, ये तीनों सेकंड्स में, तो आंसर भी किस में आएगा, सेकंड्स में। अब देखो 2 हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 3 हाईएस्ट है, 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है 3, और 7 एक बार है तो 7 भी इंक्लूड होगा। 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 3 जा 27, 7 1 जा 7, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, 17 18 19 20 21 इंटू 7, 7 6 जा 42, 7 जा 7 7 4 11 1, 7 2 जा 14 और 1 15, ज़्यादा आ रहा है क्या, 5 1 2 सेकेंड्स, 5 1 2 सेकेंड्स है, इसको मिनट में चेंज करें, सेकेंड्स में आंसर है ना। 8 बजे है वो, 8 बजे एक साथ हो रही है। 5 1 इसको सेकेंड्स में को 60 से डिवाइड करो, कितना आएगा, मिनट में आंसर देखते हैं पहले कितना आएगा। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 15 जा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, कटे गए 18, 5 3 जा 15, सॉरी 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, कहीं तो कुछ गड़बड़ी ही हुई है, कुछ तो गड़बड़ी हुई है, आंसर चेक करना पड़ेगा गाइस। गाइस एक बार और देखते हैं एलसीएम हमने सही निकाला है या नहीं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा सही है, 2 3 जा 6 7 जा 42, 2 4 2 जा 8, 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 27, 4 7 जा 28 2, ये बिल्कुल ठीक है। 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ठीक है, 7 जा 7, 7 8 जा 56, 27 इंटू 56 कितना आएगा, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 11, 1512 ही आ रहा है सेकंड। 1512 सेकंड का मतलब कितना होता है, कितने मिनट्स, 1512 सेकंड का मतलब होता है तुम्हारा, एक मिनट कुछ इशू हुआ है, क्वेश्चन ठीक है, अरे यार शिट, सॉरी गाइस, आई एम सॉरी, मैं बोलूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे 48 है और हमने क्या ले लिया है 42, सो सॉरी, बिल्कुल ही आपातकालीन, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या ही हो गया है, हमको 48 लेना था और हम ले लिए 42, कोई बात नहीं, क्वेश्चन दोबारा कर लेते हैं। 48 सेकंड्स था, कितने सेकंड्स थे 48 सेकंड्स। अब इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा, 48 को क्या ले सकते हैं हम, 2 इंटू 24, 24 को क्या ले सकते हैं 3 जा 24, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, ठीक है, ये आएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3। उसके बाद तुम्हारा 72 सेकेंड से 72 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, 8 9 जा 72, यानी कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, और 108 को हमने क्या लिखा था 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 4 का कितना होता है 108, यानी कि 2 की पावर 2 3 की पावर 3। अब इनका एलसीएम क्या आएगा, हाईएस्ट क्या है 2 की पावर 4 है और 3 में हाईएस्ट क्या है तुम्हारा 3 की पावर 3 है, यानी कि 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 3 9, 3 जा 27, ये कितना आएगा, मेरे को नहीं आता भाई 16 का टेबल, सो सॉरी फॉर दैट, 7 6 जा 42, 6 2 जा 12, 10 40 50 16, 1 7 जा 7, 1 2 जा 2, यानी कि 2 3 4, 432 सेकेंड्स, कितने आएगा 432 सेकेंड्स। भाई 432 सेकंड बाद वो तीनों एक साथ चेंज होंगी, और 432 सेकंड का मतलब क्या होता है, अगर इसको हम मिनट्स में देखें, किसमें 432 सेकंड को का मतलब क्या होता है, कितने बचेगा तुम्हारा, 6 से कटेगा, 6 10 से 60, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, और इसको काटे 72 बाय 10, तो ये आएगा कितना 2 5 जा 10 और 236 जा, है ना अप्रोक्स, और ये कितना आएगा 36, और इसको क्या ले सकते हैं हम 2 5 जा 10, 2 36 जा 5 1 जा 5 और
5 1 5 कितना बचा, 5 3 15, यानी कि समथिंग 13 पॉइंट इसका आएगा। तो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे रिमाइंडर बच जाएगा ना, उसको सेकंड्स ले लेंगे। 60 तुम्हारे पास आया, ये तुम्हारे पास आया 72/10, ठीक है। टेन 7 से 70 तो बचा, कहीं तो क्या हो रही है, हमको मिनट कन्वर्ट नहीं हो रहा है बच्चों। चलो देख लेते हैं, 432 था। 1 मिनट में तुम्हारा कितने होते हैं, इसको अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तुम्हारा कितना आएगा, 60 में अप्रोक्स कितने होंगे, 16 12 जा करूँ, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, यानी कि 720 सेकेंड्स होंगे। 12 टाइम्स नहीं जाएगा, अप्रोक्स कितना जाएगा, 4 है ना। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होती हैं, तो 40 में होंगी 8 6 जा 48, 7 टाइम्स जाएगा, 7 6 जा 42, 7 मिनट्स, और कितना बचा तुम्हारा 42 है ना, 12 सेकेंड, 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स। चलो गाइस थोड़ा सा क्लियरेंस हो गया है, हम कुछ और ही सोच रहे थे, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। देखो दिमाग में ही कुछ और चल रहा था, कोई बात नहीं। अप्रोक्स देखो, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बचा था, 12 नीचे आ रहा था, और 7 से 7 टाइम से डिवाइड हो रहा था, दैट मीन्स 432 सेकेंड्स में, 432 सेकेंड्स में कितने मिनट्स होते हैं, 7 मिनट 12 सेकेंड। 7 मिनट 12 सेकेंड बाद वो तीनों एक साथ चेंज होगी। अगर वो 8 बजे चेंज हो रही थी, कितने बजे, 8 बजे, यानी कि 7 मिनट 12 सेकेंड, यानी कि 8 7 12 पे वो दोबारा चेंज होंगी, वो दोबारा चेंज होंगी, बात खत्म। नेक्स्ट, इरेशनल नंबर, द लास्ट टॉपिक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मैंने तुम्हें पहले बता दिया था, वो नंबर्स जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, और ना ही वो टर्मिनेटिंग होता है, ना ही वो कभी डिवाइड होता है प्रॉपर, और ना ही वो रिपीट करता है, ना ही वो रिपीट करता है। अब इसमें मेन चीज आती है हमारा √3 और √2 का प्रूफ, ये सब वाला जो फॉर्मूला होता है वो शुरू करते हैं। मेजर मेजर अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमेशा आता है, दैट इज √2 दे देगा, √5 √7 √3, उन सबको इरेशनल प्रूफ करो। तो भाई किसी चीज को मैथ में फंडा है कि उसको गलत प्रूफ करने के लिए उसको सपोज कर लो वो सही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लो √2 इज अ रेशनल नंबर, √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है भाई, रेशनल है, दैट मीन्स √2 किसके इक्वल है, p बाय क्यू के इक्वल, किसके इक्वल है, p बाय क्यू। वेयर सबसे मोस्ट जो अजम्पशन है, वेयर p एंड q आर कोप्राइम, वेयर p एंड q आर कोप्राइम। भाई कोप्राइम क्या बताए थे, जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर हो और वो क्या हो, 1, कॉमन फैक्टर एक हो, दैट मीन्स 1, जिसका कॉमन फैक्टर जो हो वो क्या हो, सिर्फ 1, बस ये देखना है अब, ठीक है। अब क्या करना है, p को इधर ले जाओ, यानी कि तुम q को, यानी कि p किसके इक्वल हो जाएगा, √2 q के, √2 इंटू क्यू, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, p का स्क्वायर p स्क्वायर, √2 q स्क्वायर, p का स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, q का स्क्वायर q। अब मुझे यहाँ से एक बात बताओ, समझो, मैं अगर 50 की बात करूं, 50 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 50 कब आ रहा है, 5 में जब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 में जब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 50 5 से डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार, 10 टाइम्स। भाई 5 में 10 की मल्टीप्लाई करने में 50 आ रहा है, यानी कि 50 5 से डिवाइड हो जाएगा ना, यानी कि 5 जो है वो 50 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी तुम्हारा क्या हो रहा है कि p स्क्वायर कब आ रहा है, जब 2 में किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब 2 में किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मींस 2 इसको डिवाइड कर सकता है, 2 इसको डिवाइड, भाई ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, सिंपल चीज है। p स्क्वायर कब आ रहा है, जब 2 में किसी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि वो 2 से जरूर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस 2 डिवाइड्स है, अरे अरे अरे
कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। जब 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा, देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स पी। इतनी बात क्लियर हुई? 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा। अब इसका मतलब समझना, 2 पी को भी डिवाइड करेगा। मैम इसका मतलब क्या है? यहां देखो, यानी कि p जो है वो कब आएगा? जब 2 में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज दैट r, सपोज दैट r। आई बात समझ में? नहीं आई? समझना अब चीज। 2, जैसे मैंने बोला 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि पी स्क्वायर के बराबर क्या है? जब 2 में किसी चीज की मल्टीप्लाई करेंगे। और 2 पी को भी डिवाइड कर रहा है, 2 पी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है p कैसे आएगा? p जब आएगा जब 2 में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। r क्या है? r एक इंटीजर है, r इज अ, कोई नंबर है, कुछ भी ले लो, r इज अ नंबर। अब इतना आया समझ में? अब एक बात बता, अब दोनों तरफ यहाँ स्क्वायर कर दो, p की वैल्यू क्या आ गई? 2r। अब यहाँ पे क्या, अब p, हाँ स्क्वायर नहीं करना। इतना आया समझ में कि हमने कुछ नहीं करा मैम, √2 को p बाई क्यू लिया, q को इधर लेके आए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, हमें पास आया कि p स्क्वायर का मतलब है 2 इंटू क्यू स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 2 से डिवाइड होगा। और p का 2 से डिवाइड होने का मतलब है p कब आएगा? जब 2 में किसी नंबर की मल्टीप्लाई हो रही होगी, तब तुम्हारा क्या आता है? p। तो p का क्या हो गया? 2r। अब क्या करना है तुम्हें? ये तुम्हारी क्या थी? ये रहा, ये है ना तुम्हारा, इसको इक्वेशन 1 मानो। अब इसको पुट करो इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है? ये हमारे पास था पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की स्क्वायर। यहाँ से दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। p की जगह क्या रख दो? 2r, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की स्क्वायर, यानी कि 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की स्क्वायर, 2 से 2 कटा, यानी कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी एक चीज है, क्यू स्क्वायर 2 में कुछ मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, यानी कि 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, और हैंस 2 ऑल्सो डिवाइड क्यू, 2 ऑल्सो डिवाइड क्यू। जैसी कंडीशन यहाँ बनी थी वैसी कंडीशन यहाँ बन रही है कि क्यू स्क्वायर कब आ रहा है? जब 2 में किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि क्यू स्क्वायर तुम्हारा 2 से डिवाइड हो सकता है और 2 से क्यू भी डिवाइड होगा। हैंस अब एक बात बताओ मुझे, p को भी 2 डिवाइड कर रहे हैं, q को भी 2 डिवाइड कर रहे हैं, और हमने क्या माना था कि p और q तो कोप्राइम है मैम, p और q को सिर्फ एक साथ 1 ही डिवाइड कर सकता है, यहाँ पे भी तो 2 भी कर रहा है। दैट मीन्स हमारी एजम्पशन क्या हो गई? गलत हो गई। हमने जो माना था कि ये दोनों कोप्राइम है, इन दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर है, वो क्या हो गया? गलत। उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 2। उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 2। कि p को भी 2 डिवाइड कर रहा है, q को भी 2 डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स आर एजम्पशन इज रॉन्ग, √2 is irrational, √2 hence √2 is irrational। इज दैट क्लियर एवरीवन? एक और क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ करना है √5 इरेशनल है, प्रूफ करना है √5 इरेशनल है। तो सबसे पहले लेट कर लो कि √5 इज रेशनल, √5 इज, इतना आया समझ में? √5 क्या है? रेशनल। अब √5 रेशनल है तो दूसरा स्टेप, √5 किसके इक्वल होगा? p बाय q के, वेयर p एंड q आर कोप्राइम, यानी कि इन दोनों का एक ही HCF होगा, दैट इज 1। आगे अब इसको इधर ले जाओ, यानी कि p की वैल्यू आ जाएगी √5q इधर, तो p इधर रख लिया। अब ऑन स्क्वायरिंग दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, हमारे पास आएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू √5q स्क्वायर। इसका मतलब है p का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, q स्क्वायर का q स्क्वायर। अब यहाँ पे p स्क्वायर कब आ रहा है? जब 5 में किसी चीज की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, और हैंस 5 ऑल्सो डिवाइड p, 5 ऑल्सो डिवाइड p। ये चीज समझ में आई? हमने क्या बना लिया? गाइस ये चीज समझ में आई कि p स्क्वायर 5 में कुछ मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, यानी कि
5 से p स्क्वायर कटेगा, दैट मीन्स p भी उससे डिवाइड होगा। ये चीज क्लियर आई। सबसे पहले स्टेप रेशनल माना, स्क्वायरिंग करा, बस ये चीज करी। अब एक बात यहाँ से निकल के आई है हमारी कि मैम अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है तो p का मतलब ये तो हुआ कि p 5 में कुछ मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। r मेरा एक नंबर है, इंटीजर है मेरा कोई, तो मेरे पास 5 p इज इक्वल टू 5 आ रहा है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी, इसको पुट कर दो अब इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी मेरी p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 5r, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, 5 5 जो 25 r स्क्वायर, 5q स्क्वायर, 5 5 जो 25, यानी कि q स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर। सेम चीज तुम्हारी यहाँ बनेगी कि q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, दैट मीन्स 5 ऑल्सो डिवाइड q, 5 ऑल्सो डिवाइड q, और 5 ऑल्सो डिवाइड q है, इसका मतलब जो हमारी एजम्पशन थी वो क्या हो गई है, गलत। हमने माना था कि q और p का सिर्फ एक ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज 1, लेकिन वो हमने गलत प्रूफ कर दिया कि q और p को 5 भी डिवाइड कर रहा है, 5 भी p को डिवाइड कर रहा है और 5 q को भी डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स आर assumption was wrong या is wrong, 2 is the highest common factor of p and q, यानी कि p and q are not co-prime, इस तरह से तुम बोल सकते हो। और ज्यादा डिटेल करनी है, hence √5 is irrational, √5 is irrational, that's it। क्लियर, इतना ही था बस। एक क्वेश्चन और है आई थिंक, प्रूव दैट √3 प्लस √5 इरेशनल। इसके आगे एक और चीज आती है कि गिवन है कि √5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल। भाई कोई चीज रेशनल प्रूफ करनी है, इरेशनल, सबसे पहले उसको रेशनल मान लो, सबसे पहले उसको क्या मान लो, तो लेट कर लो 3 प्लस 2√5 इज रेशनल, 3 प्लस 2√5 इज रेशनल, दैट मीन्स 3 प्लस 2√5 किसके इक्वल है, p बाय q के इक्वल है। किसके इक्वल है, p बाय q के इक्वल है। अब इसमें क्या करना होता है, √5 को एक तरफ कर लो, बाकी सब चीज को उधर ले जाओ, 2√5 3 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, अब 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, √5 इज इक्वल टू आएगा p माइनस 3q अपॉन p, सॉरी q, और ये आएगा डिवाइड में 2q। एक बात बताओ, इसका मतलब ये रेशनल है, इसका मतलब क्या है रेशनल, रेशनल का मतलब p का तुम्हारा कोई नंबर है, p तुम्हारा कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, रेशनल नंबर है, रेशनल में से रेशनल क्या है, रेशनल आएगा, रेशनल को रेशनल से डिवाइड, देखो रेशनल नंबर में से रेशनल माइनस करोगे क्या आएगा तुम्हारा, अरे यार रेशनल नंबर आएगा, रेशनल को रेशनल से डिवाइड करोगे, रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करोगे, रेशनल को रेशनल में प्लस करोगे, तुम्हारा रेशनल नंबर ही आएगा। रेशनल है ये भी रेशनल है, इसमें से ये माइनस करा तो तुम्हारा क्या आया, एक रेशनल नंबर आया, इसमें से इसको डिवाइड करा तो भी एक रेशनल नंबर आया, समझ रहे हो, यानी कि इसको सॉल्यूशन करके क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा, क्या आएगा, रेशनल नंबर। लेकिन √5 क्या है, इरेशनल। तो भाई क्या ये पॉसिबल है कि इरेशनल रेशनल के इक्वल हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, इसका सॉल्यूशन रेशनल आएगा, लेकिन ये इरेशनल है, इसका मतलब है भाई आर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने एजम्प किया है हमारी वो चीज गलत है, ऐसे हो ही नहीं सकता, कभी कोई रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल आ ही नहीं सकता, दैट मीन्स 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल। ये क्या है तुम्हारा, बात खत्म। बस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, HCF एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से, वर्ड प्रॉब्लम, कंपोजिट प्राइम, को प्राइम क्या होता है, और तुम्हारा √3 √2 को रेशनल प्रूफ करना, बस 3 से 4 मेजर क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से आएंगे, और इनको बिल्कुल उंगलियों पे ऐसे कि भाई ये कंसेप्ट है, ऐसे ऐसे होता है, बात खत्म। और ये वाला कंसेप्ट तो बिल्कुल समझ लो, करके देख लो, √3 का, √5 का, √7 का, √2 का, इन्हीं में से आ जाएगा, या फिर लास्ट इस तरह का क्वेश्चन। इसमें कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कभी भी भाई इरेशनल नंबर रेशनल के इक्वल हो ही नहीं सकता, हमने एजम्पशन ही गलत लिया है, दैट मीन्स जो हम रेशनल मान के चल रहे हैं वो इरेशनल है। आई बात समझ में, एक बार देख लो समरी, तुम्हें होमवर्क में क्या करना है बेचे, होमवर्क हम आपको देते हैं, होमवर्क में तुमको सिर्फ रिवीजन करना है, क्या करना है, रिवीजन,
क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रैक्टिस करना है बस। किस किस का? HCF LCM, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, वर्ड प्रॉब्लम, और लास्ट √3 √5। चलो तुम √3 को करना, √3 को इरेशनल प्रूफ करके देखना, ठीक है? यही तुम्हारा होमवर्क है, प्रैक्टिस करो, चैप्टर खत्म है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। गॉट इट? और लास्ट में थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच। बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इतनी ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।